जनवरी साल 1985। ये 1985 का वो दिन था जब कोलकाता से जुड़ी दो खबरें सुर्खियां बना रही थी। एक रेडियो के माध्यम से आ रही थी तो दूसरी खबर अखबारों के माध्यम से। उस दिन अखबारों में एक दिन पहले खत्म हुई 8वीं लोकसभा की मतगणना की खबरें थी, तो दूसरी तरफ रेडियो पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के कोलकाता टेस्ट मैच के तीसरे दिन की रनिंग कमेंट्री चल रही थी। रेडियो पर हैदराबाद के 22 साल के उस लड़के की कहानी चल रही थी जिसने अपने पहले ही मैच में इंग्लिश बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर सेंचुरी जड़ी। जबकि अखबार बता रहे थे कि साउथ कोलकाता की लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर 29 साल की एक लड़की ने दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को पटकनी दी है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर 22 साल के इस लड़के और 29 साल की इस लड़की की बात हम क्यों कर रहे हैं, और ये लड़की कौन थी जिसने उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीति का में। 22 साल के उस क्रिकेटर का नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन और सोमनाथ चटर्जी को हराने वाली उस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। ममता जिन्होंने आगे चलकर स्ट्रीट फाइटर के रूप में अपनी पहचान बनाई, ऐसी पहचान कि जब उनकी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो उन्होंने खुद की पार्टी खड़ी कर ली और अपने दम पर बंगाल में 3.5 दशक के कम्युनिस्ट शासन का खात्मा कर दिया। 1997 का दिसंबर का महीना उस समय भारतीय क्रिकेट और भारत की कांग्रेस पार्टी दोनों में काफी उथल पुथल मचा रहा। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी के खराब अनुभव ने BCCI के कर्ताधर्ताओं को मोहम्मद अजहरुद्दीन को दोबारा कप्तानी सौंपने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सियासत में और खासकर बंगाल कांग्रेस में जो उथल पुथल मची थी, उसने उस समय तक बंगाल कांग्रेस की पहचान बन चुकी ममता बनर्जी को ही कांग्रेस पार्टी से रुखसत करवा दिया। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिरकार ममता को कांग्रेस से क्यों निकाला गया, तो चलिए बताते हैं। सोमेन मित्रा विवाद। कांग्रेस आलाकमान और ममता बनर्जी का विवाद 1996 में तभी से चल रहा था जब सोमेन मित्रा को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। ममता बनर्जी तब पश्चिम बंगाल युवक कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। सोमेन मित्रा के वामपंथियों के साथ मित्रभाव वाले संबंध थे जो ममता बनर्जी को एकदम पसंद नहीं थे। उस दौर में ममता बनर्जी उन्हें व्यंग्यात्मक लहजे में तरबूज कहा करती थी। जून 1997 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच मुकाबला था। इस चुनाव में वोट करने के लिए पश्चिम बंगाल से 416 कांग्रेसियों को डेलीगेट बनाया गया। इन 416 लोगों में ममता बनर्जी के समर्थकों की संख्या उंगलियों पर गिनने भर की थी। इससे ममता बनर्जी का बिफरना स्वाभाविक था और जब चुनाव हुआ तब सोमेन मित्रा ने बंगाल के 90% से ज्यादा डेलीगेट्स के वोट सीताराम केसरी को दिलवा दिए थे। अध्यक्ष बनने के बाद केसरी ने कांग्रेस का 80वां अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर दी। इसके लिए जगह चुनी गई कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम और तारीख रखी गई 8, 9 और 10 अगस्त 1997। जाहिर है कि बंगाल में कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो उसके आयोजन की जिम्मेदारी बंगाल की प्रदेश कांग्रेस यूनिट की होगी। राजनीतिक टीकाकारों की माने तो ममता को लगा कि इसे अधिवेशन की सफलता का सारा क्रेडिट सोमेन मित्रा ले जाएंगे। उसके बाद ममता बनर्जी का कांग्रेस में कद छोटा करने का काम तेज हो जाएगा। काफी सोच विचार के बाद ममता बनर्जी ने आनंद फानन में 21 जुलाई 1997 को कोलकाता की चौरंगी स्ट्रीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग का ऐलान कर दिया। उसके बाद केसरी के दूतों यानी जितेंद्र प्रसाद अहमद पटेल ने ममता को मनाने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि ममता नहीं मानेंगी तो उनसे आग्रह किया कि बेहतर होगा कि इस सम्मेलन में सीताराम केसरी को भी आमंत्रित कर लिया जाए। लेकिन तब भी जब ममता नहीं मानी और अकेले दम पर 21 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर कहीं से नहीं लगा कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की भागीदारी थी। इतना ही नहीं, रैली की शक्ल में हो रहे इस सम्मेलन में आए लोगों के हाथों में केसरी विरोधी पोस्टर भी नजर आए। लोगों की इतनी भीड़ देखकर उत्साहित ममता ने 9 अगस्त को कोलकाता में बड़ी रैली का ऐलान कर दिया। अब बात ममता दीदी के दूसरे बगावती तेवर की जो कांग्रेस से उनकी बर्खास्तगी का कारण बना। जिस वक्त बंगाल में ये सब ड्रामा चल रहा था, उस वक्त पड़ोसी राज्य बिहार में भी उथल पुथल मची थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल होने को थी। इसी वजह से उन्होंने जनता दल को तोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गठित कर ली। जेल जाने से पहले पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री भी बना दिया। लेकिन आरजेडी के पास इतने विधायक नहीं थे कि राबड़ी सरकार विधानसभा में बहुमत साबित कर सके। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर भारी मन से बिहार के कांग्रेसी विधायकों ने राबड़ी सरकार का साथ दिया और सरकार बच गई। आरजेडी को समर्थन से नाराज कांग्रेसियों ने जगन्नाथ मिश्र और रामलखन सिंह यादव के नेतृत्व में पटना में 3 अगस्त 1997 को एक बैठक बुलाई बतौर चीफ गेस्ट, जिसमें ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया।
ममता बनर्जी पटना पहुंची और इस सम्मेलन में कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर बरसी। इस सम्मेलन में मिश्र और रामलखन ने बिहार जन कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। ममता बनर्जी की हरकतों को देखकर कांग्रेस आला कमान अब चिंतित होने लगा था। कोलकाता में अधिवेशन को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। अधिवेशन को लेकर अलग अलग फॉर्मूले भी सुझाए जाने लगे। किसी ने कहा कि कांग्रेस को कोई बहाना बनाकर अधिवेशन 1-1.5 महीने के लिए टाल देना चाहिए, तो किसी ने अधिवेशन स्थल को बदलने का सुझाव दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक ने तो कोलकाता की जगह भुवनेश्वर में अधिवेशन बुलाने की सलाह दे डाली थी, लेकिन केसरी अड़े रहे और अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ। तय कार्यक्रम के मुताबिक 8 अगस्त को देश भर से आए तकरीबन 16,000 कांग्रेस डेलीगेट्स का कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में अधिवेशन शुरू हुआ। दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन, जिसे कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया गया था, के जरिए सीताराम केसरी और कई कांग्रेसी नेता कोलकाता पहुंचे। सोमेन मित्र और प्रियरंजन दास मुंशी जैसे बंगाल के बड़े कांग्रेसी नेताओं ने देश भर से आए कांग्रेसी डेलीगेट की आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके मनोरंजन के लिए हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज और बिस्मिल्लाह खान के कार्यक्रम कराए गए, लेकिन इन सब मनोरंजन से इतर वहां मौजूद पत्रकारों और राजनीतिक पंडितों को असली मसाला उपलब्ध करा रही थी ममता बनर्जी। ममता ने अधिवेशन स्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों लोगों की मौजूदगी में ऐलान कर दिया कि हमारी रैली में आने वाले लोग ही असली ग्रास रूट कांग्रेस वर्कर हैं। बहरहाल रैली भी खत्म हो गई और कांग्रेस का अधिवेशन भी, लेकिन इसके बाद सोमेन मित्र और ममता बनर्जी की लड़ाई सतह पर आ गई। दोनों तरफ से होने वाली रोज रोज की बयानबाजी से ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी के अब कांग्रेस पार्टी में गिनती के दिन बचे हैं। बदले हालात में ममता बनर्जी भी 10 जनपद आने जाने लगी। उन्हें शायद ये उम्मीद थी कि सोनिया गांधी उनकी फरियाद सुनेंगी और उनके जनाधार के सार्वजनिक प्रदर्शन की कद्र करते हुए सोमेन मित्रा की जगह बंगाल कांग्रेस की कमान उन्हें सौंप देंगे, सौंपने का प्लॉट तैयार करवा देंगी। सोनिया भी ममता से गर्मजोशी से मिलती थी, लेकिन शायद सियासत में फोटो खिंचवाने की गर्मजोशी और वास्तविक गर्मजोशी के बीच एक महीन रेखा होती है, और यही रेखा या तो ममता बनर्जी समझ नहीं पाई या फिर समझते हुए भी कांग्रेस को ये मौका देना चाह रही थी कि पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। और आखिर में अनुशासनात्मक कार्रवाई का दिन आ ही गया। 22 दिसंबर की दोपहर जब एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी से बातचीत के क्रम में यह आशंका व्यक्त कर रहा था कि शायद पार्टी आप पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, अभी उस कार्यकर्ता से ममता बनर्जी की बात चल ही रही थी, तभी टीवी पर एक खबर फ्लैश होने लगी, जिससे हर कोई हैरान रह गया, लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। टीवी पर जो खबर फ्लैश हो रही थी वो थी ममता बनर्जी 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। लेकिन इस खबर के बाद ममता बनर्जी पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। 10 दिन बाद 1 जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। इसके कुछ दिनों बाद से ही ममता बनर्जी समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अक्सर आती जाती नजर आने लगी। जब फरवरी में लोकसभा चुनाव होने लगे तब ममता भी समता के रास्ते जाती थी। अब उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका था। अब ममता पर वापस आए तो देखते हैं कि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाने के बाद कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपनी सियासत को आगे बढ़ाया। 2011 में राइटर्स बिल्डिंग में राज करने का अपना सपना भी पूरा कर लिया। तब से लेकर आज तक वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। अब से 4 महीने बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। मजेदार बात यहाँ यह है कि जिन सोमेन मित्रा के कारण ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, वही सोमेन मित्रा बाद के दौर में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यही सियासत है और ऐसे ही सियासत की गाड़ी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सोनिया गांधी की राजनीतिक लाइन को समझना जरूरी है। मार्च 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की आधुनिक राजनीति की जगह इंदिरा गांधी के सोशलिस्ट अप्रोच को अपनाना शुरू किया। उनके आसपास कांग्रेस के लिबरल लेफ्ट धारा के लोगों का घेरा कसना शुरू हो गया, जिनमें मणिशंकर अय्यर, ए.के. एंटनी, प्रियरंजन दास मुंशी इत्यादि थे। वैसे किसी को भी इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि सरकार बनाने के मौके पर सोनिया ने उदारीकरण के पैरोकार मनमोहन सिंह का नाम बतौर प्रधानमंत्री आगे बढ़ाया था, इसलिए वह नए दौर की सियासत की पैरोकारी कर रही थी। सोनिया गांधी की सियासत को समझने के लिए सबसे पहले उनकी कोटरी और उनके द्वारा किए गए चुनावी गठबंधनों को समझना होगा। उनके दौर में कांग्रेस की नजदीकी लेफ्ट और डीएमके से काफी बड़ी। इंदिरा गांधी के भी वामपंथी दलों और डीएमके के साथ सहज संबंध हुआ करते थे। 2004 में यूपीए सरकार बनने पर गठित की गई नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता था, लेफ्ट रुझान के लोगों से भारी पड़ी थी।
पाचा। लेफ्ट रुझान के लोगों से भरी पड़ी थी। यूपीए एक सरकार के सारे कामकाज भी किसी समाजवादी सरकार से ज्यादा समाजवादी लग रहे थे, जैसे मनरेगा, लोन माफी, छठा वेतन आयोग इत्यादि। इन सब को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जब लेफ्ट बनाम ममता बनर्जी की बात सामने आती तो शायद सोनिया गांधी का झुकाव वाम दलों और वाम दलों के साथ सहानुभूति रखने वालों के साथ ही होता। इसलिए व्यक्तिगत आचार व्यवहार की गर्मजोशी भी ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी से रुखसत करवाने से रोक नहीं पाई। लेकिन ममता का निष्कासन सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के 3 महीने पहले ही हो जाना सोनिया गांधी के भविष्य की सियासत के लिए भी मुफीद था। तभी तो जब लेफ्ट और कांग्रेस में दूरी बनी तब ममता कांग्रेस की बगलगीर नजर आई। सोनिया खुद अक्सर ऐसे कड़े फैसले करने से बचती रही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।